हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। एग्जांपल 8, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक बॉल एंड 5 white balls. 2 balls are drawn one after the another. What is the probability that both balls are black? Okay. 2 balls निकाली गई बेटा, दोनों balls black होने की probability। एक ball black होने की probability तो अपन को पता है easily 10/15 यानी 2/3 हो जाएगी। दोनों ball black होने की probability क्या होगी ये आपको निकालना है। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, आज तक आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए, आज पहली बार ही कर रहे हैं। A मान लेते हैं the first ball is black। ए इवेंट हो गया फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड बी इवेंट हो गया सेकेंड बॉल इज ब्लैक। ऑब्वियसली पहले अपन फर्स्ट बॉल निकालेंगे, ए पहले होगा, उसके बाद सेकेंड बॉल निकालेंगे, बी बाद में होगा। तो अपन को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, अगर अपन फॉर्मूला रिकॉल करें पी ए बाई बी का या पी बी बाई ए का, मैं पी बी बाई ए लिखता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि पी ए बाई बी का भी सेंस नहीं बनता है, बी हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी, बी बाद में होगा पहले ए होगा, तो बी का होना या ना होना ए को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं ये ना लिख के ये लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा बेटा, ये पी ए डॉट पी बी बाई ए इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन ए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है बेटा। इसका फॉर्मूला बनेगा पी ए डॉट पी बी बाय ए। ओके, क्या है इसका मतलब, पी ए का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। इस अर्न में 10 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स हैं 15, तो 10/15 यानी 2/3। ओके, पी बी बाय ए, सेकेंड बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज गिवन दैट जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक हो चुकी है। तो अगर आपने फर्स्ट बॉल निकाली अर्न में से, वो बॉल ब्लैक है, तो आपको वन आफ्टर अनदर निकालनी है, मतलब एक बॉल निकाल ली है वो बॉल ब्लैक हो गई। तो अब कितनी बची अर्न में, 9 ब्लैक है और 5 वाइट है, टोटल 14 बॉल्स ही बची है। अब फर्स्ट बॉल ब्लैक हो गई तो सेकंड बॉल ब्लैक निकल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 9/14। चलिए ये वैल्यूज यहाँ प्लग इन कीजिए, क्या होगा बेटा, ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/14, 3/7 will be your answer। ओके, तो पी मतलब कोई दो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इवेंट हो चुका है और सेकंड इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 9, सेम तरह का क्वेश्चन है बेटा। A card is drawn from well shuffled deck of 52 cards and three cards are drawn. What is the probability that first 2 cards are king, पहला कार्ड किंग हो, दूसरा कार्ड भी किंग हो, and the third card is of ace। Okay, चलिए निकालते हैं बेटा। फॉर्मूला लिखोगे अगर, probability of के ए मतलब फर्स्ट कार्ड किंग, सेकंड कार्ड किंग और थर्ड कार्ड एस होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट फर्स्ट कार्ड किंग हो चुका है मल्टीप्लाई बाय थर्ड कार्ड एस होने की प्रोबेबिलिटी दैट गिवन दैट फर्स्ट कार्ड और सेकेंड कार्ड दोनों किंग हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ। ओके, क्या होगा बेटा, फर्स्ट कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी, एक 52 डेक में 4 किंग होते हैं और 48 अदर होते हैं, तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बेटा 4/52 होगी। अब पहला किंग हो चुका है, 3 कार्ड्स निकाले हैं, 3 कार्ड्स तभी निकलेंगे जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड भी निकालें। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अब पहला कार्ड किंग हो चुका है, तो अब 3 किंग ही बचे हैं, तो सेकंड कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3 और टोटल कार्ड होंगे बेटा 3 और 48 51 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 कार्ड किंग हो चुके हैं, 2 कार्ड किंग निकल चुके हैं, अब 2 किंग बचे हैं और 48 अदर बचे हैं, मतलब टोटल 50 कार्ड्स बचे हैं। अब एस होने की प्रोबेबिलिटी, 2 किंग बचे हैं और 48 अदर यूं के यूं पड़े हैं, इन 48 अदर में 4 एस यूं के यूं पड़े हैं, तो अब एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, टोटल एस कितने हैं इस 50 कार्ड्स में,
4 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 50, तो 4/50। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2/13 इंटू 17 इंटू 25 को मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, आपको प्रॉबिलिटी मिल जाएगी। तो आप ध्यान रखें बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट होने की प्रॉबिलिटी निकालनी हो ना, सर्वे साथ में होने की, तो पहले इवेंट की होने की प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, पहला इवेंट हो चुका है दूसरे इवेंट होने की प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, पहले 2 इवेंट हो चुके हैं तीसरे इवेंट होने की प्रॉबिलिटी एंड सो ऑन। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल रिजल्टेंट प्रॉबिलिटी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होता है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स? 2 इवेंट्स अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है ये, अगर इंटरसेक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर इंडिपेंडेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो ये इक्वल होगा। दोनों बातें बेटा, अगर आपको पूछे कि प्रूव करिए कि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये कर दीजिए और लिख दीजिएगा इवेंट्स इंडिपेंडेंट, और आपको अगर दिया हुआ है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं। चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 10th पहले। अ डाई इज थ्रोन, ई इज द इवेंट। डाई थ्रोन है तो ऑब्वियसली क्या आउटकम होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। ई इज द इवेंट दैट अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन है बेटा, इसमें 3 है और 6 है। एफ इज द इवेंट दैट अ मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर कम्स अप। तो इवन नंबर कौन कौन है बेटा, इसमें 2 है 4 है और 6 है। तो आपको चेक करना है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे अगर पी ई, ए बी की जगह पर ई एफ है बेटा, पी ई और पी एफ की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए। तो देखो पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसके अंदर कितना आउटकम है 2/6 यानी 1/3। पी एफ कितना होगा बेटा 3/6 यानी 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा बेटा, दोनों में कॉमन एक 6 ही है, मतलब 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। तो इवन मल्टीपल ऑफ 2 तो इसमें केवल एक ही है 6, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। पी ई डॉट पी एफ कितना आएगा बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 1/6 आया, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ आया बेटा, आ गया ये चीज़ के बराबर आ गई। उसका क्या मतलब हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, हेंस प्रूव्ड। ओके चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 11, एन अनबाइस्ड डाई थ्रोन ट्वाइस। ओके तो क्या आउटकम्स बनेंगे बेटा 1 1 1 2 1 3, इस तरह करते करते 1 6 तक, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक, इस तरह करते करते टोटल 6 6 तक आउटकम्स 36 आउटकम्स बनेंगे। अब A is the event that odd numbers appears on first throw, odd number on first throw, मतलब पहले पे odd number आना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है। और B का क्या मतलब है बेटा, odd number on second throw, मतलब सेकंड पे odd number आना चाहिए, फर्स्ट थ्रो पे कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा बेटा, देखिए ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो का मतलब है पहले पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। तो क्या बनेगा बेटा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, टोटल 18 आउटकम्स हुए। 18 अपॉन टोटल आउटकम्स है 36। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पहले वाले पे ऑड नंबर आना चाहिए, दूसरे वाले पे कुछ भी आ सकते हैं। ऑड नंबर कितने बेटा 1 3 और 5 मतलब 3, और सारे नंबर्स कितने हैं टोटल 6, तो कितने हुए 18 हुए बेटा 18/36। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही बेटा,
पहले वाले पे कुछ भी आ सकता है, सेकंड नंबर पे ऑड नंबर ही आना चाहिए, तो ये भी 18 ही होगा। बी कितना होगा बेटा 18/36। ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा ऑड नंबर ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों पे ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो क्या होगा बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी। पहले नंबर पे भी ऑड नंबर आए बेटा और दूसरे पे भी ऑड आए, तो 3 ऑप्शंस इधर 3 ऑप्शंस इधर, 9/36 यानी 1/4। और ऐसे काउंट करो, देखो पहले पे भी ऑड दूसरे पे भी ऑड, 1 1 1 3 1 5। 2 वाली सीरीज में तो कोई भी काम में नहीं आएगा। 3 1 3 3 3 5। 4 वाली सीरीज में कोई काम में नहीं आएगा। 5 1 5 3 5 5 और 6 6 वाली सीरीज में कुछ काम में नहीं आएगा। ओके, तो टोटल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 9 आउटकम्स हो गए, 9 फेवरेबल हो गए। अब चेक करिए क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, देखते हैं बेटा। पी ए इंटू पी बी क्या आएगा बेटा, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी पी ए 1/4 आया, मतलब ये पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। दैट इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 12th, सेम क्वेश्चन है बेटा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करो, एक ही बात है। आउटकम्स बनते हैं बेटा HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ई इवेंट है 3 हेड्स। 3 हेड्स किस में बेटा, एक में ही है HHH। F इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड या 2 हेड से ज़्यादा। 3 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 1 हेड नहीं 2 हेड आ सकता है। 1 हेड 0 हेड ये नहीं लेना है। G का मतलब है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स या 2 हेड से कम, 2 हेड से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ये नहीं आ सकता। 2 हेड्स चलेगा, HTH चलेगा, HTT चलेगा, THH चलेगा, THT चलेगा, TTH चलेगा, TTT चलेगा। आपको बताना है EF, FG और EG इनमें से कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं। तो बेटा पहले अपन E और F को देखते हैं। तो पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। PE की प्रोबेबिलिटी होगी 1/8, PF की प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 यानी कि 1/2 और PG की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 7/8। E इंटरसेक्शन F कॉमन कौन है बेटा, एक ही है HHH। PE इंटरसेक्शन F क्या होगा 1/8, एक ही आउटकम है। देखिए बेटा PE डॉट PF क्या आएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 1/16। ये E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं आया। इसका मतलब E एंड F जो है आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब डिपेंडेंट है। सिंपल है। इसी तरह के F और G को चेक करना है, E एंड G को भी चेक करना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 13, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट then prove that E and F dash are also independent. Okay, E और F इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ PE इंटरसेक्शन F की जो प्रोबेबिलिटी है वो PE डॉट PF के बराबर होगी बेटा। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब PE इंटरसेक्शन F डैश की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश लाना है अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब होता है बेटा, P इंटरसेक्शन F मतलब दैट पोर्शन ऑफ A E विच इज़ नॉट इन F। 11th में था बेटा ये। इसका फॉर्मूला भी था प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इस E की प्रोबेबिलिटी में से अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हटा दूँ तो ये बच जाएगा बेटा।
क्या होगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, इसकी जगह क्या लिख दूँ बेटा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, है ना। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से हटा दें तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो क्या पता चल गया बेटा अपन को, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ डैश। इसका मतलब ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके इसी तरह से अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हो ना बेटा, तो ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आप प्रूव कर सकते हैं इजीली। आप ई डैश इंटरसेक्शन एफ से शुरुआत करें और कर सकते हैं। सिमिलरली ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे और ई डैश एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 14, A and B are two independent events. A and B are two independent events. क्या मतलब है बेटा इसका, probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. तो आपको probability निकालनी है of occurrence of at least one of, probability of occurrence of at least वन ऑफ ए एंड बी। क्या मतलब है बेटा इसका, या तो ए हो या बी हो या दोनों हो, मतलब या तो ओनली ए हो जाए या ओनली बी हो जाए या दोनों हो जाए। ए के होने की प्रोबेबिलिटी या बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इसको तो अपन यूनियन से डिनोट करते हैं बेटा। ओके आपको ये प्रूव करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ये वाली चीज़, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगी। चलिए करते हैं बेटा, सिंपल है, कैलकुलेशन ही है बस। इसका तो एक फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा बेटा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी जगह मैं लिख सकता हूँ ये, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर अपन इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या होगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जस्ट मैंने बताया किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से हटा दें तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ओके अब वापस देखना बेटा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख देता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, वही बात है, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से हटा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाती है बेटा। क्या आएगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्या आ गया, 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ये अपन को लाना था। तो किसी इवेंट ए और बी के एटलीस्ट एक के होने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। ओके बेटा इजी क्वेश्चंस हैं दोनों, एग्जांपल 13 14। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है, एक्सरसाइज में सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, जैसे कि अपने पहले वाले एग्जांपल किए। आज आप लोग एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कीजिएगा और डाउट्स मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।